हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चिंपू भैया एजुकेशन। तो अभी हम स्टूडेंट्स कर रहे हैं क्लास 10th नेशनलिज्म इन इंडिया के सबसे इम्पोर्टेंट शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जिन्होंने हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है वो ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि पहले वीडियो में हमने आपको नोशन ऑफ सौराष्ट्र तक क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर रखा हुआ है। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हुआ है ऑलरेडी। तो आइए अब आगे से शुरू करते हैं। पहला, उसके बाद कोई, व्हाई डिड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ग्रेजुअली स्लो डाउन इन सिटीज। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वो शहरों में आखिर स्लो क्यों हो गया कि नहीं। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है। तो आंसर सिंपल सा है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है आपको शहरों में क्यों स्लो हो गया। तो बहुत सारा रीज़न है इसका। पहला है जो खादी क्लॉथ। पहला रीज़न है आपका कि हमारा जो खादी क्लॉथ जो था वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव था ब्रिटिश क्लॉथ्स के कंपैरिजन में। और ब्रिटिश जिसके चलते पुअर जो है, गरीब लोग जो है वो खादी खरीद नहीं पाते थे। सेम दूसरा कारण इसका यह था कि जो लोग जो बायकॉट कर रहे थे ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन का, जैसे कि, तो उन्हें अल्टरनेट व्यवस्था का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम सता रहा था। जैसे कि जो कुछ लोग कॉलेज हो छोड़ के आए थे, स्टूडेंट्स जो हैं या टीचर्स जो है स्कूल छोड़ के आए हुए थे, तो इनके साथ प्रॉब्लम यह था कि इसका कोई दूसरा व्यवस्था जो था इंडिया में नहीं था। तो मजबूरी में इन्हें ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन को दोबारा ज्वाइन करना पड़ा। अल्टरनेट इंस्टीट्यूशन दिमाग में रखिएगा, क्योंकि जब बायकॉट करने आए तो कोई और काम तो होना चाहिए करने के लिए, जो इसका काफ़ी अभाव देखने को मिला। इसी कारण से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है धीरे धीरे क्या हो गया, स्लो हो गया। तो उसके बाद वाला क्वेश्चन दिमाग में रखना है, ये भी काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन मैंने कवर कर रखा हुआ है स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में इससे बाहर का प्रश्न नहीं आएगा, इतना आप दिमाग में रख लो। तो दूसरा क्वेश्चन है कि हु वाज अलूरी सीताराम राजू। अलूरी सीताराम राजू थे कौन, और उनका जो है उन्होंने उनका रोल बताना है। रिबेल्स, जो कि लोग रिबेल्स जो कर रहे थे, तो उन्होंने उनको इंस्पायर कैसे किया गांधी जी के आइडिया के साथ कि नहीं। तो जब भी अलूरी सीताराम राजू से रिलेटेड क्वेश्चन आया तो इस आंसर को दिमाग में रखना है आपको कि अलूरी सीताराम राजू जो थे वो ट्राइबल लीडर थे, ट्राइबल लोगों का लीडर थे, जो कि आंध्र प्रदेश से गदम हिल्स से बिलोंग करते थे। उन्होंने ही शुरू किया था मिलिटेंट गोरिल्ला मूवमेंट 1920 के आसपास। ठीक है, यहाँ तक तो इनका इंट्रो हो गया कि ये थे कौन। अब जो है दूसरा क्वेश्चन है रोल ऑफ इंस्पायरिंग। इन्होंने तो यहाँ से रोल ऑफ इंस्पायरिंग लिख के डैश देना है और शुरू करना है कि उन्होंने लोगों को कैसे इंस्पायर किया। तो राजू इंस्पायर द हिल पीपुल, मतलब जो वहाँ गदम हिल्स में जो लोग रहते थे, बाई टॉक ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की अच्छाइयों के बारे में वो बताते थे। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है उसके बारे में लोगों को बताते थे, लोगों को इंस्पायर करते थे कि खादी पहनने के लिए। और मेनी मोर, जो भी चीज़ें जो महात्मा गांधी बताते थे, जैसा कि बाइकआउट करना, ये सब वगैरह वगैरह। बट एट द सेम टाइम, लेकिन उसी समय उनका ये भी मानना था कि हम जो हैं नॉन वायोलेंस तरीके से कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सो उन्होंने लोगों को ये भी सिखाना शुरू किया कि बिना फोर्स, बिना पावर का यूज किए हुए हम गांधी जी के आइडिया को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हालांकि इन्हें 1924 में अंग्रेज द्वारा पकड़ लिया गया। तो गुडेम रूबेल्स के बारे में पूछे या मिलिटेंट गोरिल्ला वेलफेयर के बारे में पूछे तो अलूरी सीताराम राजू एक नंबर में, और एक्सप्लेनेशन के लिए बोले तो यही आंसर डालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट टाइप ऑफ फ्लैग। फ्लैग वाला क्वेश्चन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। व्हाट टाइप ऑफ फ्लैग डिजाइन ड्यूरिंग द स्वराज मूवमेंट इन बंगाल। बंगाल में स्वराज मूवमेंट के दौरान कौन सा फ्लैग तैयार किया गया था, इसका मेन फीचर बताइए, मतलब फ्लैग के बारे में बताइए। या फिर अलग से ये पूछ सकता है कि हु डिजाइन द स्वराज फ्लैग। स्वराज फ्लैग को किसने बनाया था, ठीक है। और व्हाट वेयर द फीचर्स, इस फ्लैग में क्या क्या क्वालिटी थे। एंड हाउ वाज इट यूज्ड, इसे डिफिशियंस के सिंबल में कैसे यूज किया गया, मतलब इसका यूज करके एकता या यूनिटी कैसे लाया गया, या कैसे लोग इससे इंस्पायर होते थे।
तो आंसर शुरू करते हैं कि स्वदेशी मूवमेंट के दौरान एक 3 कलर का झंडा बनाया गया था जो रेड, ग्रीन और येलो कलर का था, ठीक है। और यह डिजाइन किया गया था बंगाल में महात्मा गांधी जी के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे स्वदेशी फ्लैग का मतलब ये है, स्वराज फ्लैग के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। और इसमें क्या क्या थे, तो इसमें 8 लोटस के मतलब लोटस थे जो कि ब्रिटिश के 8 प्रोविनेंस को क्या कर रहे थे, रिप्रेजेंट कर रहे थे। और एक मून था फ्लैग में जो कि हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी को दिखा रहा था, ठीक है। उसके बाद क्या था, इसमें एक स्पाइनिंग व्हील था। स्पाइनिंग व्हील का मतलब हो गया, आप चरखा समझो, गांधी जी बनाए तो चरखा जरूर डालेंगे इसमें। तो ये फ्लैग के फीचर्स हो गए। चूंकि ज़्यादा फोकस नहीं मारना है, अपने आप को विद्वान ज़्यादा दिखाने के चक्कर में लंबा क्वेश्चन आंसर याद करोगे और सब भूल जाओगे। ये सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है, इसको दिमाग में रखना है, ठीक है। उसके बाद है कि सिंबल ऑफ डिफिशियंसी में कैसे यूज किया गया, तो इट रिप्रेजेंटेड गांधीयन आइडिया ऑफ सेल्फ हेल्प। यह झंडा जो है गांधी जी द्वारा दिया गया सेल्फ हेल्प को, विचारधारा को आगे बढ़ा रहा था। और कैरिंग द फ्लैग होल्डिंग इट अलोफ्ट ड्यूरिंग प्रोसेशन और मार्चेज, लोग इस झंडे को क्या करते थे, हाथ में पकड़कर मतलब लेकर मार्च उर्च में जाते थे। और इस तरह से जो होता हो गया, यह सिंबल ऑफ डिफिशियंस के रूप में फेमस हो गया। सीधी सी बात है, झंडा है तो लोग लेकर जाएंगे ही हाथ में लेकर, तो अच्छा वैसे ही वो फेमस हो जाएगा। एक्सप्लेन द रीजन ऑफ लाहौर सेशन। लाहौर सेशन बताइए आखिर हुआ क्यों, 1929 में जो हुआ था, और इसको इतना हिस्टोरिकल क्यों माना जाता है। ये क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में, या फिर आपको घुमा फिरा के ऐसे पूछ सकता है कि आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस जो दिसंबर 1929 में हुआ था जवाहरलाल नेहरू की लीडरशिप में, उसके बारे में कुछ बातें बताइए। ओवरऑल जब भी कहीं भी आपको लाहौर सेशन दिख गया या दिसंबर 29 दिख गया क्वेश्चन में, तो आंसर को दिमाग में रखना है, जो है यही लिखना है, घुमा फिरा के आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो हम सबको पता है कि स्टूडेंट साइमन कमीशन जो आया था उसमें कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, कि नहीं। तो इंडियन लोगों ने इसीलिए इसका अपोज किया था। और इंडियन लोगों का दिल जीतने के लिए या इंडियन लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए जब इरविन को लगा कि इंडियन इसका विरोध कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया कि इंडियन को ऑफर दिया कि भाई कि हम इंडिया को डोमिनियन स्टेट्स का जो है दर्जा देंगे, और उसका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करने के लिए हम क्या है आपके साथ तैयार हैं, ताकि इंडिया का फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, ताकि इससे भी लोग क्या हो खुश होकर जो है इसका अपोज करना छोड़ दे। बट लोगों ने नहीं छोड़ा इसका उम्मीद, और कांग्रेस इससे बिल्कुल सहमत नहीं थी जो इरविन ने प्रपोजल दिया हुआ था। सो इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि लाहौर सेशन दिसंबर 1929 में जो हुआ था, उसमें इन्होंने अनाउंसमेंट किया कि भाई 1929 में जो है हम पूर्ण स्वराज या फुल इंडिपेंडेंस मनाएंगे 1929 में। और इस सेशन के आपके प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू की ना। तो इसीलिए यह जो 2090 सेशन जो है जो लाहौर में हुआ था दिसंबर में फेमस हो गया, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है फुल इंडिपेंडेंस या पूर्ण स्वराज का डिमांड इसी सेशन में किया गया था। मेन पॉइंट यही है। अब बुक्स को फॉलो करोगे तो स्टूडेंट्स, तो बस बुक पढ़ लिया करो लेकिन आंसर लिखो, तो जिस तरह से मैं बता रहा हूँ वैसे ही करो, मार्क्स लाने के लिए काफ़ी है। अदरवाइज बुक्स में काफ़ी लंबे आंसर दिए हुए हैं जो कि आपको परेशान कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन ऑन इंडिया। इंडिया में जो है वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन का क्या असर पड़ा 1920 के आसपास, जो पूरे वर्ल्ड में जो डिप्रेशन आया था, स्थिति खराब हुई थी। तो इफेक्ट ऑफ वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन ऑफ इंडिया को कुछ इस तरह से समझ सकते हैं, इस तरह से लिख के आप डैश देकर तो आंसर शुरू करना। इंडिया का बिजनेस सिस्टम पूरी तरह उससे प्रभावित हुआ था। एग्रीकल्चर प्राइसेस का दाम जो है ना डाउन हो गया था। उसके बाद से है गवर्नमेंट जो है उसके अलावा हाई टैक्स ले रहा था, जिसके चलते इंडिया का पूरा सिचुएशन इकोनॉमिक कंडीशन क्या हो गया था, बहुत ज़्यादा खराब हो गया था। एक लाइन में इंडिया बर्बाद हो चुका था कि ना। ये कुछ और उसके बाद से जो है, और इस तरह का जो
इकोनॉमिकल इनस्टेबिलिटी जो था, उथल पथल जो था आर्थिक क्षेत्र में, इससे महात्मा गांधी को मौका मिल गया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 के आसपास शुरू करने का। ये भी इसका एक कारण है, क्योंकि जब स्थिति खराब हुआ तभी महात्मा गांधी लोगों को इंस्पायर कर पाए कि अंग्रेज को छोड़िए और सिविल डिसोबीडियंस शुरू कीजिए, क्योंकि इधर तो एग्रीकल्चर खत्म हो गया, बिजनेस खत्म हो गया, और ये साला जो है टैक्स बढ़ाने के चक्कर में पड़े हुए हैं, तो मूवमेंट करना जरूरी है। तो यह जो है दिमाग में रहना चाहिए। अगला है जो अंबेडकर जी ने डिप्रेस क्लास लोगों के लिए क्या किया, इनका क्या रोल है। तो सीधी सी बात है भाई, द रोल ऑफ अम्बेडकर ऑफ लिफ्टिंग द दलित वाज एज फॉलो। दलित को उन्होंने कुछ इस तरह से सब मतलब उन्होंने काम किया दलित के लिए। सबसे पहले क्या किया भाई, तो डिप्रेस क्लास एसोसिएशन इन्होंने बनाया कि नहीं। तो टू अपलिफ्ट द सैल्यूट, सॉरी यहाँ पर सैल्यूट नहीं होगा, यहाँ पर अपलिफ्ट द दलित बना लीजिएगा इसको आप लोग। हालांकि पीडीएफ जो जिनको अवेलेबल कराया जाएगा, यहाँ पर मैं एडिट करके इसको दलित बना लूँगा। तो पहला इन्होंने डिप्रेस क्लास एसोसिएशन बनाया, किसके लिए, दलित के लिए। उसके बाद है ही डिमांडेड सेपरेट, उन्होंने जो है दलित लोगों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड किया था और रिजर्वेशन का डिमांड किया था एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल में, ठीक है। उसके बाद इन्होंने पूना पैक्ट में जो है भाग लिया था, जिसके बाद जो है डिप्रेस क्लास लोगों के लिए जो है हमारा जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल या प्रोविंशियल, मतलब लोकसभा बोल सकते हो अभी के टाइम में, लोकसभा या राज्यसभा के चुनाव में इन्होंने रिजर्वेशन का व्यवस्था कंफर्म करा लिया पूना पैक्ट के द्वारा। सिंपल है कि दलित लोगों के लिए डिप्रेस क्लास एसोसिएशन बनाया। यहाँ पे मैं क्लियर कर दे रहा हूँ आपको एक बार फिर से कि जो आपका क्वेश्चन है यहाँ पे जो है ऑफ लिफ्ट द सैल्यूट नहीं होगा, दलित होगा। क्या, इन्होंने डिप्रेस क्लास एसोसिएशन जो बनाया था वो दलित के लिए बनाया हुआ था, ठीक है। अगला है आपका क्वेश्चन, व्हाई डिड गांधी जी लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन्होंने लॉन्च जो किया था, क्यों किया था, इसके कुछ कारण बता दिया जाए। आइए हम लोग इसके कारण को डिस्कस किया जाए। लॉन्च क्यों किया ये भी देख लिया जाएगा। तो सीधा सा आंसर है कि इंट्रो, पहले इंट्रो देंगे। दिमाग जब भी थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन टाइप का आंसर हो तो इंट्रो दे के ही शुरू करना है। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्यों शुरू किया गया था, हमको पता है कि लाहौर कांग्रेस 1929 में हुआ था, जिसमें पूर्ण स्वराज का डिमांड किया गया था कि नहीं। उसके बाद जब लाहौर सेशन हो गया, उसके बाद महात्मा गांधी जो है लॉर्ड इरविन को एक लेटर लिखते हैं, जिसमें उन्होंने 11 डिमांड मांग रखा हुआ था, और यही सोच के उन्होंने लेटर लिखा हुआ था कि डिमांड यह जो है इरविन नहीं मानेगा, फिर हम लॉन्च करेंगे अपना मूवमेंट, ठीक है। और होता भी यही है। तो जो इसका आंसर लिखेंगे तो इंट्रो में बस यही लिखेंगे कि भाई आपको जो है लाहौर सेशन के बाद गांधी जी ने लेटर लिखा इरविन को, इसमें 11 डिमांड्स मांगने गए थे। उसके बाद से द रीजन डाल देंगे, उसका डैश करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का क्या रीजन रहा। उसके बाद आप जो जानते हो वही बात पॉइंट बना के डाल देना। जैसे गांधी जी का लेटर जो है एक तरह से अल्टीमेट था ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, कि अगर डिमांड्स कंप्लीट नहीं होते हैं 11 मार्च तक, तो कांग्रेस जो है सिविल डिसोबीडियंस कैंपेनिंग शुरू कर देगी। उसके बाद अगले पॉइंट में लिख देना है इरविन जो है अनविलिंग, चूंकि महात्मा गांधी के इन डिमांड्स को पूरा करने का उसके पास वो चाहता नहीं था कि ना, मतलब यह डिमांड पूरा करने की इच्छा में नहीं था। उसके बाद क्या है, गांधी जी बिलीव दैट, और उसके बाद एक साल्ट भी बहुत सा रीजन था। गांधी जानते थे कि साल्ट पे जो टैक्स जो है गवर्नमेंट जो चला रही है, या इसका पूरा अधिकार जो है कि ना, यह जो है अंग्रेज के ब्रिटिश के हाथ में नहीं होना चाहिए कि ना, इसलिए लॉ को हटाना काफ़ी ज़रूरी है। यह कुछ बातें हैं जो दिमाग में रखना है। अब जो है यह रीजन हो गया, ठीक है। अब कंक्लूजन में डाल देंगे कि इसीलिए गांधी जी ने सॉल्ट लॉ को तोड़ा, खुद से सॉल्ट बनाकर, कहाँ पे, तो दांडी में, और लोगों को समझाया कि ब्रिटिश के साथ कोऑपरेशन करना बंद कर दीजिए कि नहीं। और इसी तरह से सॉल्ट मार्च करने के बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हो गया। मतलब जो है ना, सॉल्ट लॉ ब्रेक करने के बाद जो है, सॉल्ट लॉ ब्रेक करने की हिम्मत सबके पास नहीं था, क्योंकि ब्रिटिश काफ़ी कुटाई करते थे
सॉल्ट उनके अलावा और कोई बेच दे या बना दे तो। लेकिन महात्मा गांधी ने ऐसा भी कर दिया। उसके बाद जगह-जगह जो है लोगों ने बायकॉट शुरू करना शुरू कर दिया और इसी को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहा गया। तो स्टूडेंट्स आंसर तो ये सबको पता होगा, सिंपल सा आंसर है, बट इसको लिखना कैसे है, इंट्रो में कहाँ तक लिखना है आपको और रीजन में क्या-क्या बातें डालने हैं और कंक्लूजन में जो है ना मेन बात डालना है। इस तरह से आंसर तैयार कीजिएगा, 100% फुल मार्क्स कन्फर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाई डिड महात्मा गांधी सॉल्ट? महात्मा गांधी को क्यों लगा कि सॉल्ट जो है काफ़ी एक पावरफुल सिंबल हो सकता है, एक तगड़ा मूवमेंट चलाने के लिए जिसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करें। आंसर भी सिंपल सा है, एक लाइन में दिमाग में रखना है आंसर इसका कि सॉल्ट जो है कंज्यूम्ड बाय एवरीवन, कि नहीं, और फूड के लिए सबसे इसेंशियल आइटम है। मतलब साल्ट एक ऐसा चीज़ है जो सबको ज़रूरी है। इसीलिए महात्मा गांधी डिसाइड किए कि भाई नेशन को एक साल्ट, एक ऐसे मूवमेंट के तहत, मतलब एक ऐसा मूवमेंट हम चलाएं जिसमें साल्ट रिलेटेड हो और यह पावरफुल सिंबल बन जाएगा, क्योंकि सभी द्वारा क्या किया रहता है, यूज किया रहता है। इसी को लेकर महात्मा गांधी ने जो है साल्ट मार्च शुरू किया था अपने 78 ट्रस्टेड लोगों के साथ साबरमती आश्रम से, कि ना। और इसी साल्ट मार्च के बाद जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का शुरुआत हो गया पूरे इंडिया में, समझे। इसीलिए महात्मा गांधी जो है सॉल्ट को, हालांकि सॉल्ट को एक पावरफुल क्यों मानते थे, क्योंकि सबके द्वारा कंज्यूम किया जाता था। और एक्सप्लेनेशन में कर देंगे, सॉल्ट मार्च के बाद सिविल डिसोबीडियंस शुरू हो गया। लास्ट क्वेश्चन है कि रोल ऑफ मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में किस तरह से सपोर्ट किया या इन्होंने किस तरह से भाग लिया। लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसके पहले आज के वीडियो में मैंने जितना कवर किया है इसके पहले भी कवर किया हुआ है, कुल मिला के 8-10 क्वेश्चन होंगे और उन्हें ही पढ़ लेना है। इससे बाहर लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन 100% गारंटी दे रहा हूँ बाहर से नहीं आएगा। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव भी डाला हुआ है, उसको भी देख लीजिएगा। तो आइए इसके आंसर शुरू करते हैं। इंडियन मर्चेंट्स और इंडस्ट्री लोगों को जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान काफ़ी फायदा हुआ था, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट की इंडस्ट्री सारी ठप हो चुकी थी, क्योंकि वो वार में बिजी थे, कि ना। तो यह जो हो गया हमारा इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा बात लिख दिए। उसके बाद लिखेंगे कि कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के बारे में बताते हैं कि इन्होंने कैसे पार्टिसिपेट किया था। तो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट और मर्चेंट्स के बारे में बताया जा रहा है कि यह बिकेम पावरफुल इन द सोसाइटी में इनका स्थान काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका था और ये नहीं चाहते थे कि किधर गया भाई, सोसाइटी एंड वांटेड टू एक्सपेंड देयर बिजनेस। तो और ये चाहते थे कि इनका बिजनेस जो है काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़े, बट ब्रिटिश जो इनके ऊपर क्या किया हुआ था, कॉलोनियल गवर्नमेंट ने काफ़ी रिस्ट्रिक्शन लगा रखा हुआ था इनके ऊपर, ठीक है। पहला पॉइंट, इसीलिए इन्होंने पार्टिसिपेट किया ताकि ये रिस्ट्रिक्शन क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। दूसरा है दे वांटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट इम्पोर्ट फॉरेन गुड्स के ऊपर जो भी इनके ऊपर जो लगे हुए थे गुड्स, फॉरेन गुड्स का जब भी ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते थे उसका अलग से टैक्स इनसे लिया जाता था। ये चाहते थे कि उस पे भी क्या हो, सुरक्षा हो, ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है ना मनमानी ना कर सके। इंडस्ट्रियलिस्ट क्रिटिसाइज या कॉलोनियल कंट्रोल, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ क्या थे, हमेशा खिलाफ करते थे, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी के ऊपर जो है ये चाहते थे कि इनका राइट हो, ना कि ब्रिटिश का राइट हो। इस लालच में इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस को क्या किया था, सपोर्ट किया था। उसके बाद क्या था, जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ तो यह इंडियन लोगों जो आपको मर्चेंट्स हो गए या इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, इन्होंने जो है सेल या बाई करना विदेशी कपड़े को क्या कर दिया, बंद कर दिया, कि ना। दे स्टार्टेड रिफ्यूजिंग टू बाई और सेल इम्पोर्टेड गुड्स या फॉरेन गुड्स कर सकते हो, जो भी बाहर से चीज़ें आते थे उसका सेल या बाई करना इन्होंने बंद कर दिया। बाहरी सामान को कोई बेचेगा नहीं तो बाहरी सामान आएगा क्यों मार्केट में, सीधी सी बात है। फिर कंक्लूजन में आ जाएंगे, इस तरह से हम कह सकते हैं कि इन लोगों ने क्या किया था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। यहीं पे आपका वीडियो ख़त्म हो गया, और ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एंड प्लीज़ हमारे चैनल को थोड़ा सपोर्ट कीजिए। अभी हमारा न्यू चैनल है, आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। पीडीएफ आपको अवेलेबल करा दिया गया है, जो भी हमारे यहाँ है उन सबको पीडीएफ हमने दे दिया हुआ है। तो यहाँ पर लिंक है, वहाँ से भी आप हमारे पेज पे पहुँच सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।